नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार चाहते हुए भी इस उपलब्धि का जश्न नहीं मना पाई, क्योंकि पूरी सरकार इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रही है। लेकिन मोदी सरकार का ये 1 साल कैसा रहा, जनता की कसौटी पर कितना खरा उतर पाई मोदी सरकार, और इस 1 साल में उनकी क्या उपलब्धियां रहीं, क्या विफलताएं रहीं, इस पर द न्यूज़ हाउस ने एक विस्तृत सर्वे किया। और हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। उनका परिचय हम आपसे कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी हैं और उनसे हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले हम अगर अर्थ जगत की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो देखिए इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बहुत कम नंबर दिए। हालांकि ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार जो है इकोनॉमी से जूझने की हमने देखा कि साल भर कोशिश करती रही, लेकिन आपका क्या मानना है, क्या कमियां रही मोदी सरकार की जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट उन्हें कम नंबर दे रहे हैं? देखिए, जीडीपी का गिरना सबसे बड़ी बात है। जीडीपी तब बढ़ती है जो फार्मूला अभी है, अगर कार बनती है तो जीडीपी बढ़ेगी, पेट्रोल बिकेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन अगर पेड़ कटेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। तो जीडीपी का बनना बिगड़ना वो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है। यहाँ पिछले वर्ष भी, पिछले इकोनॉमिक वर्ष में भी और आगे आने वाले इकोनॉमिक वर्ष में भी जीडीपी का कोई उत्थान दिखाई नहीं देता। संपत्ति पर भी कम होगा, लेकिन उस मजदूर पर जो उद्योग में काम कर रहा है, वो नागरिक जो डे टू डे की काम में लगा हुआ है, उस पर जो है इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो अर्थव्यवस्था के प्रति लोग मोदी सरकार को इसीलिए कम नंबर दे रहे हैं कि उनका मानना है कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। अब इसमें सुधार कैसे हो, ये एक प्रश्न है, इस पर हम आगे बात करेंगे। मोदी सरकार ने कोशिश की कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान करके लोगों की वाहवाही लूट लें या उनकी नाराजगी को कम किया जा सके, नहीं हुआ है या इससे लोगों की उम्मीद नहीं जगी है? देखिए, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, अगर आप पूरे हिंदुस्तान की आबादी को देखें तो हमारी आबादी 130 करोड़ है। अगर इसका सीधा लाभ बेनिफिशरी को जाता तो शायद सरकार की वाहवाही हो जाती। इसमें सीधा लाभ बेनिफिशरी को नहीं गया है, ये लाभ घूम कर आया है और एक व्यक्ति पर 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च सरकार के जिम्मे आया, लेकिन इसका सीधा फ़ायदा किसी बेनिफिशरी को नहीं मिला। आज 2 जून है, एक कहावत है 2 जून की रोटी। इस हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को आज 2 जून की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जो मजदूर मुंबई से चलकर बिहार पहुंचा है, उसके दर्द को समझिए। तो ये पैकेज कहना एक जगलरी है, इसके अलावा हमने रक्षा क्षेत्र के एक्सपर्ट से भी बात की, उन्होंने अच्छे नंबर दिए हैं, लेकिन उन्होंने कई विफलताएं भी गिनाई। उस पर हम आगे राकेश जी से चर्चा करेंगे। लेकिन युवा एक बड़ा वर्ग है और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा भारत में हमेशा से। तो विकास हमारे सहयोगी, उन्होंने युवाओं से बातचीत की थी। विकास, क्या इस सर्वे में आपको पता चला युवा कितने खुश हैं इस मोदी सरकार से? 1 साल का कार्यकाल उनकी नज़र में कैसा रहा? दीपेश, जैसे हमने उनसे पहला ही क्वेश्चन किया कोरोना को लेकर, तो यूथ का मिला जुला असर था। कुछ लोगों ने इससे सही बताया, कुछ लोगों ने गलत बताया। जैसे एक मेरे युवा साथी से बात हुई तो उनका कहना था कि डिसीजन अच्छा था लॉकडाउन का, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी बहुत कर दी। तो दूसरी तरफ वहीं एक का कहना था कि वो 100% इससे संतुष्ट हैं मोदी सरकार के काम से, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए उनको वो बहुत पसंद आए। लेकिन एक यूथ का कहना है कि सरकार का डिसीजन तो अच्छा था, लेकिन वहीं प्रवासी मजदूरों और शराब की दुकानों खोलने से जो फ़ायदा होना था वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाया। और वहीं बेरोजगारी की है तो सरकार ने ज़रूर ये कहा प्राइवेट कंपनियों को कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को नहीं निकाले, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्राइवेट कंपनियां नहीं सुन रही हैं और मिडिल क्लास की हालत बदतर हो गई है। बिल्कुल, यानी जो 1 साल में कोशिश की थी कोरोना, देखिए हमने सर्वे को जब हमने चर्चा की तो 2 भागों में बंट गया, एक कोरोना के पहले की स्थिति और एक कोरोना के बाद की स्थिति। यानी जो अच्छा काम भी कुछ किया होगा मोदी सरकार ने, तो कोरोना संकट में उस पर पानी फिर गया। विकास, आपको भी कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और रोजगार पर कोरोना के पहले भी सरकार ने ऐसा बहुत कुछ अचीवमेंट वाला काम नहीं किया था, लेकिन यूथ 370 और राम मंदिर की वजह से मोदी के
साथ है, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि 370 का अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर में हालात जो पहले थे वो आज भी हैं पूरे 1 साल बाद। चुनाव अभी कब होंगे वहाँ कोई डिसीजन नहीं आया। देखिए, ये युवाओं के हमने मन की बात टटोली थी और बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा थी जिस पर एक्सपर्ट्स ने भी माना कि हाँ, बेरोजगारी को दूर करने में मोदी सरकार कुछ खास नहीं कर पाई। इसी से जुड़ा व्यापार जगत भी है। राकेश जी, व्यापारियों से जब हमने बात की तो वो बड़े नाराज़ थे, लेकिन व्यापार से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या अन्य इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं, वो मोदी सरकार से खुश थे या उन्होंने अच्छे ठीक ठाक नंबर दिए। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जो चैम्बर्स हैं या बड़ी इंडस्ट्री हैं वो तो खुश होंगे ही, क्योंकि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है उसका सबसे बड़ा भाग उन्हीं लोगों को गया है। जहाँ तक छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग या खुदरा व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, एसएसआई, मिडिल स्केल इंडस्ट्री हैं, वो तो वैसे ही परेशान थे। कोरोना के पहले वो जीएसटी से परेशान थे। जीएसटी के बाद जब कोरोना आया तो लेबर प्रॉब्लम हो गई। अब उनको भविष्य में भी लेबर नहीं मिलना है तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी। वो अपनी प्रोडक्टिविटी पे चिंतित हैं। बिजली के बिल, एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा, ये सारी छोटे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उसी वजह से वो नाराज़ हैं। बड़े लोग इसलिए खुश हैं कि सरकार ने उनकी बैंकों की किस्त कम कर दी। बैंकों की किस्तें उनको नहीं पटाना पड़ रही हैं। सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिल गई है और कुछ बहुत बड़े लोगों के तो पुराने कर्जे भी राइट ऑफ हो गए। तो ऐसी स्थिति में बड़े लोग तो खुश होंगे। और लेबर एक्ट में भी चेंजेस कर दिए आपने, तो आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लाया। लेबर एक्ट में तो पहले ही लेबर को जो मौजूदा कानून थे उसके हिसाब से भी पैसे नहीं मिल रहे थे। मैं आप के धंधे की बात करता हूँ। पत्रकारिता में पालेकर से लेकर मणिसाना तक जो है इतने आए हुए आ गए। मुझे भोपाल में 5 जर्नलिस्ट के नाम बता दीजिए जो उससे वेतन ले रहे हैं, नहीं मिलते, क्योंकि उनकी स्थिति भी वो भी दे आर आल्सो गवर्न बाय द लेबर एक्ट। ऐसी आर्थिक स्थितियां बिगड़ी तो जाहिर सी बात है कि घर का बजट भी बिगड़ गया। महंगाई पहले भी थी और कोरोना काल में तो आप समझ ही सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में हमारी सहयोगी नेहा यादव ने महिलाओं से बातचीत की और उनका मन टटोलने की कोशिश की, क्योंकि मोदी सरकार का एक बड़ा वोट बैंक महिला वर्ग माना जाता है। लेकिन नेहा, जब कल आपने बात की तो इस 1 साल में महिलाओं के रिएक्शन क्या रहे? बिल्कुल काफ़ी मिलते जुलते रिएक्शन दीपेश मिले, क्योंकि सर्वे में हमने देखा कि हमने हर कैटेगरी की महिला को लिया, वर्किंग वुमेंस को भी लिया हमने और हमने हाउसवाइफ को भी लिया। तो जब हमने सर्वे किया, सबसे सवाल पूछे तो सबका बहुत सेम रिएक्शन ही मिला। सबने कहा कि महंगाई को लेकर जो है काफ़ी कुछ नहीं किया है, जो जैसा था वैसा ही चला। मैनिफेस्टो में वादा ज़रूर किया था कि हम चीज़ें कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली। इससे महिलाएं जो है काफ़ी नाखुश थी, दीपेश नज़र आई। उनका यही कहना था कि लॉकडाउन हो गया, अचानक से लॉकडाउन लगा दिया तो घर में जो सामान था वो भी पूरा नहीं था, ऐसे में स्टॉक की कमी आ गई, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी किल्लत हुई। उसके बाद महिला को यही कहना था कि घरेलू उत्पाद स्पेशली अगर देखा जाए, जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें बहुत काफ़ी कम कमी नहीं आई है, जो प्राइस थे वैसे ही थे। उसकी वजह से महिलाएं काफ़ी परेशान हुई। इसी के साथ हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट की थी पेश, जब हम मार्केट गए और हमने शॉपकीपर्स से बात की तो उनका भी यही कहना था कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई कम नहीं हुई। जीएसटी जो है उनको उतना आज भी पे करना पड़ रहा है, नुकसान उन्हें काफ़ी कुछ हुआ है। तो महंगाई के मामले में महिलाएं तो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रही हैं दीपेश। राकेश जी, एक रक्षा की हम बात करें, हमने रक्षा एक्सपर्ट से बात की थी, वो कुछ चिंतित भी थे, कुछ नाखुश भी थे कुछ मुद्दों को लेकर, लेकिन उन्हें मोदी सरकार पर भरोसा था, इसीलिए 10 में से 8 नंबर भी दिए। क्या वजह आप दें? उसका सीधा कारण है कि मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का जो निर्णय लिया उसकी वजह से उन पर सीधा प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक वर्तमान रक्षा की स्थिति आप देख रहे हैं तो आज जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, हर जगह सेना जो है इस बात का इंतज़ार कर रही है कि हम मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन सरकार ने सेना के हाथ बांधे हुए हैं। तो रक्षा के मामले में जो लोग नाराज़ से दिखते हैं वे वही लोग हैं जो देश हित में आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। राजनीति आर पार की लड़ाई नहीं लड़ने देना चाहते, ये एक समस्या है। नेपाल, आज देखिए आप, नेपाल पर बहुत ज़्यादा नाखुश थे जो एक्सपर्ट्स हैं कि नेपाल भी आज हमको आंखें दिखा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये चीन की शय पर हो रहा है, चीन की आड़ में हो रहा है तमाम चीज़ें। चीन जो है अपने मंसूबे नेपाल और अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को छोड़ के हमें चीन से सीधे मुकाबला लेना चाहिए। आप इसमें क्या कहना चाहें? देखिए, वो सिल्क रोड जो चीन ने बनाया है उसका फ़ायदा किसको होना है? उसका फ़ायदा अंततः नेपाल को होना है और अन्य लोगों को होना है। तो वह उसके कारण उनके पक्ष में हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो नेपाल का स्वर बदला है, उसके बदलने का कारण ये है कि हमने नेपाल की उस समय मदद की जब नेपाल को कोई पूछ नहीं रहा था
और नेपाल का और हमारे बीच में झगड़ा कुल मिलाकर एक नदी के किनारे को लेकर है। नेपाल उस नदी के किनारे पर अपना कब्जा बता रहा है, जिसमें हमारे उत्तराखंड के 3 बड़े डिवीज़न आते हैं। तो नेपाल से जो बातचीत अब आई है, कल जो नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान आया था, वो बयान ये बता रहा है कि नेपाल के स्वर कुछ धीमे हुए हैं, परंतु वो सिल्क रोड की वजह से वो चीन के पक्ष में। अगर इन हालातों में अगर मोदी सरकार भी यूपीए 1 या 2 जैसे हो जाए तो फिर मोदी सरकार और बाकी सरकारों में अंतर क्या रह जाएगा? एक सवाल मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा विकास जी करना, कल जब आपने चर्चा की, क्या उम्मीदें अभी भी उसको हैं? भाई स्टार्टअप की बात कही, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत की जो बात कह रहे हैं मोदी जी कि अब स्वदेशी भारत लाया जाए, देश में निर्माण हो, देश में उत्पादन हो, तो उसका फ़ायदा युवाओं को मिलेगा, उससे क्या उम्मीदें हैं? जैसे एक यूथ ने कहा कि इतनी बड़ी आपदा थी, हम चीन के से मतलब 2nd पोजीशन में वर्ल्ड में जनसंख्या में, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट अमेरिका के मुकाबले कम हैं। और यूथ को एक उम्मीद है कि आने वाले समय में बेरोजगारी पे सरकार काम करेगी और 5 या 6 महीनों मतलब दिवाली तक बाजार वैसे ही बूम कर जाएगा जैसे अभी तक चल रहा था। फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या जॉब सेक्टर हो, जहाँ चले गए उनमें बूम आने की उम्मीद है। कृषि में 10 में से 5 नंबर दिए एक्सपर्ट्स ने, आपकी नज़र में कैसे रहा कृषि का एक साल? देखिए, कृषि का उत्पादन तो बहुत हुआ और उत्पादन लगभग लक्ष्य के आधार पर हो गया, लेकिन उसका उपार्जन लक्ष्य के हिसाब से नहीं हुआ। मैं अभी आपको रतलाम का एक उदाहरण बताता हूँ। रतलाम में कृषि उपज मंडी में लक्ष्य के बराबर गेहूँ खरीदा गया, लेकिन रखने की व्यवस्था नहीं थी, तो पिछले 3 दिन के अंदर सारा गेहूँ पानी में हो गया। कि ये वही स्थिति है जब शरद पवार इस देश में कृषि मंत्री होते थे। गेहूँ प्लेटफॉर्म पर सड़ा, गेहूँ गोदी में सड़ा, गेहूँ गोदाम में सड़ा, लेकिन आदमी को खाने को नहीं मिला। आज भी वही स्थिति है। आज अभिशप्त भारत में काम करने वाला प्रवासी मजदूर भूखा है और अनाज के भंडार भरे हुए हैं। ये अनाज के भंडार कौन भरता है? ये अनाज के भंडार हमारा किसान भरता है, जिसकी तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। सारी योजनाएं 20 लाख करोड़ की जो बनी, उसमें से कृषि का सिर्फ कर्जा भी माफ़ नहीं हुआ है। तो एक बार हमको सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार के देश में हैं। कभी हम कृषि प्रधान होते हैं, कभी हम उद्योग प्रधान होते हैं, कभी हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी होते हैं। तो वी शुड डू वन थिंग, आइडेंटिफाई आवर कंट्री एज एग्रो बेस्ड और एज इंडस्ट्रियल बेस्ड। मोदी सरकार ने, ये तमाम लोगों ने ये बात कही कि कोशिशें बहुत की, बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन धरातल पर उन्हें उतारने में उतनी सफलता नहीं मिली मोदी सरकार को। और जो काम किए थे, जिनसे वाहवाही लूटी थी, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, या इसके अलावा CAA हो, जिसकी वजह से कहें कि आधा साल राकेश जी मोदी सरकार उसमें जूझती रही। शायद हो सकता है उससे कुछ कमियां ज़्यादा उभर करके सामने आ गई हों। लेकिन राकेश जी, एक आखिरी बात कि 10 में से अगर हम आपसे चाहें मोदी सरकार को, आप 1 साल के कामकाज पर कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा मोदी जी को। इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत सारे वो मामले जो लंबित थे वो आगे बढ़ाए। जैसे बहुत सारे कानून जो बेवजह थे उनको ख़त्म किए। 3 तलाक का मामला है, राम मंदिर का इशू है, ये सारे ऐसे इशू थे जिस पर देश में बवाल कई सालों से चला आ रहा है। आज भी स्थिति ये है कि कॉमन सिविल कोड अगर इस देश में मोदी सरकार लागू करती है तो शायद उसके नंबर कुछ और बढ़े, नहीं तो 6 तो ही। तो ये तो 2000 हमें लगता है कि 24 के लिए बचा के रखा। कुल मिलाकर 1 साल के ये देखिए सर्वे की हाल हमने आपके सामने रखा, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार कोशिश ज़रूर करती है। और अब देखना है कि कोरोना संकट से मोदी सरकार ने क्या सबक लिए हैं और इसके बाद हमें किस तरह के भारत की तस्वीर देखने को मिलती है। बहरहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ हाउस।